नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका मिश्रा। बात करेंगे खबरों की। दिल्ली एम्स के इमरजेंसी वार्ड के करीब आग लगने से दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद रही। बड़ी खबर, सभी मरीजों को सुरक्षित निकाला गया है। सभी मरीजों को घटनास्थल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। एम्स के एंडोस्कोपी रूम में लगी आग, दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद। बड़ी खबर, दिल्ली एम्स में लगी आग, दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद। दिल्ली एम्स के इमरजेंसी वार्ड के करीब लगी आग, दिल्ली एम्स के इमरजेंसी वार्ड के करीब लगी आग, दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद। सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। एम्स के एंडोस्कोपी रूम में लगी आग, एम्स के एंडोस्कोपी रूम में लगी आग। एम्स में सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद। दिल्ली एम्स के इमरजेंसी वार्ड में के करीब लगी आग, दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद। तस्वीर आप देख पा रहे हैं। लगातार अचानक एम्स में आग लगने से बाहर धुआं ही धुआं इकट्ठा हो गया। ऐसे में दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर अभी भी जुटी हुई हैं। और इसी बीच आइए आपको सीधे लिए चलते हैं लोकसभा, जहां पर सदन की कार्रवाई चल रही है। मैं कह रहा हूं केरला भी इंडिया का हिस्सा है, मैं कह रहा हूं बंगाल भी इंडिया का हिस्सा है। उनकी चर्चा इस सदन में नहीं हो सकती। इंडिया की बेटियों के सम्मान का विषय है। चलिए इसको अग्राह्य करता हूं। नियम 51 के अंतर्गत आज नियम 51 दीजिए दुबे जी। नियम 51 के अंतर्गत आज 50 सूचनाएं प्राप्त हुई। निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की। श्री रमेश सिंह वक्तव्य, श्री रमेश सिंह उपस्थित वक्तव्य, श्री मुकेश चौधरी, श्री राजीव गुंबर नहीं है, डॉक्टर रागिनी नहीं है, श्री विनोद चतुर्वेदी नहीं है, श्री राहुल बच्चा सोनकर नहीं है, श्रीकांत कटियार उपस्थित, श्री स्वामी ओमवेश उपस्थित, श्री पंकज पटेल अनुपस्थित, श्री कमलाकांत राजभर अनुपस्थित, श्री अनिल कुमार मुजफ्फरनगर उपस्थित, श्रीमती गुड़िया कठेरिया उपस्थित, श्री पंकज मलिक अनुपस्थित, श्रीमती आराधना मिश्रा उपस्थित, श्री फरीद महफूज किदवई साहब उपस्थित। आपकी स्वीकार। अब हम उठते हैं कल 11 बजे तक के लिए। राजीव की उपस्थिति। तो तस्वीरें आप देख पा रहे थे, उत्तर प्रदेश के विधानसभा सत्र की मॉनसून सत्र की तस्वीरें थी। विधानसभा के अध्यक्ष ने कल 11 बजे तक के लिए सदन को स्थगित किया है। कल 11 बजे फिर से विधानसभा सत्र की कार्रवाई शुरू की जाएगी। कल 11 बजे तक के लिए यूपी विधानसभा सत्र स्थगित। तो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे थे यूपी विधानसभा सत्र से सीधी कार्रवाई आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रही थी। लेकिन इसी बीच विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने कल 11 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित किया है। कल 11 बजे से फिर से मॉनसून सत्र में यूपी विधानसभा में कार्रवाई की शुरुआत की जाएगी। इसी बीच आज विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने मणिपुर पर चर्चा की मांग भी की, जिस पर स्पीकर ने साफ मना करते हुए कहा कि देश के अन्य राज्यों की चर्चा यूपी विधानसभा में नहीं की जाएगी। ये परंपरा और नियमावली दोनों के खिलाफ है, इसकी आज्ञा सदन नहीं देगा। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। रायबरेली से अगली खबर है। रायबरेली के मिल एरिया थाना क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। माफियाओं ने महिला पर पथराव कर घायल कर दिया। महिला ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद खनन माफिया फरार हो गए। आपको बता दें कि शाम होते ही खनन माफिया सक्रिय हो जाते हैं और शिकायत के बावजूद पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो रायबरेली में लगातार खनन माफियाओं को लेकर शिकायतें जोर पकड़ रही हैं। सूचना यह भी आ रही है कि
पुलिस को तमाम जानकारी होने के बाद भी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, जिससे आसपास के लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रायबरेली के बछरावा थाना क्षेत्र के लालगंज रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर दुर्घटना हो गई, जिसमें लापरवाही के चलते एक अधेड़ व्यक्ति की जान चली गई। दरअसल बाइक सवार व्यक्ति रेलवे क्रॉसिंग गेट बंद होने के बावजूद क्रॉसिंग पार कर रहा था और तभी ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। वहीं बाइक के भी परखच्चे उड़ गए। सूचना मिलने पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच की शुरुआत कर दी है। तो रायबरेली में इस घटना के बारे में जहां तक जानकारी मिल रही है, जानकारी ये है कि गेट बंद होने के बावजूद भी युवक क्रॉसिंग पार करने की कोशिश कर रहा था, जिसमें अचानक ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। और अगली खबर कानपुर से है। कानपुर के राजीव विहार के नौबस्ता थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला की ईंट से कूचकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। महिला का लहूलुहान शव देखकर इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच में जुट गई है। राहत के बाद पहली बार संसद पहुंचे राहुल गांधी। संसद पहुंचते ही विपक्षी नेताओं ने उनका स्वागत किया। बड़ी खबर, राहुल के समर्थन में विपक्षी नेताओं ने की नारेबाजी। संसद से जुड़ी हुई खबर, राहत के बाद पहली बार संसद पहुंचे हैं राहुल गांधी। राहुल के समर्थन में विपक्षी नेताओं ने की जमकर नारेबाजी। आज ही बहाल हुई है राहुल गांधी की सदस्यता। आज ही बहाल हुई राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने के बाद मॉनसून सत्र में राहुल गांधी संसद पहुंचे। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। राहत के बाद पहली बार संसद पहुंचे हैं राहुल गांधी, जहां पर विपक्षी तमाम नेताओं ने मिलकर जमकर उनके समर्थन में नारेबाजी की और राहुल गांधी का संसद में स्वागत किया। राहुल के समर्थन में विपक्षी नेताओं ने की नारेबाजी। आज ही बहाल हुई है राहुल गांधी की सदस्यता। संसद के मॉनसून सत्र में नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। रायबरेली के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के जगलपुर माफी गजरे में सवैया सजे में घरेलू गैस सिलेंडर की लीकेज होने के कारण आग लग गई। बताया जा रहा है कि खाना बनाते समय यह हादसा हुआ, वहीं घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। बता दें कि स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हापुड़ में एक युवक की अवैध हथियार से फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि युवक अवैध बंदूक से अपनी छत पर खड़े होकर फायरिंग कर रहा है। बताया जा रहा है कि युवक कपूरपुर थाना क्षेत्र के गांव सिरोधन का रहने वाला है, जिसने दिन दहाड़े अवैध बंदूक से फायरिंग करते हुए ये वीडियो रील शूट करा है। बता दें कि पुलिस ने वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए जल्द ही आरोपी युवक पर कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं इंस्पेक्टर कपूरपुर का कहना है कि युवक के घर में दबिश दी गई, लेकिन युवक अभी भी फरार है। जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई। बता दें कि युवक की मौत से हड़कंप मच गया। जहरीला पदार्थ खाने से युवक की मौत बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पारिवारिक कलह से युवक परेशान चल रहा था। परिजनों ने युवक को जिला अस्पताल में पहुंचाया, लेकिन जिला अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो रायबरेली में युवक की मौत की वजह पारिवारिक कलह बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जब तक युवक को अस्पताल पहुंचाया गया तब तक हालत गंभीर हो चुकी थी और इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई।
वाराणसी ज्ञानव्यापी मामले में साइंटिफिक सर्वेक्षण का आज 5वां दिन है। मुस्लिम पक्ष ने तहखानों की चाबी एएसआई टीम को सौंप दी है। जीएनएसएस तकनीक के तहत आज ज्ञानव्यापी के तीनों गुंबद का सर्वे होगा। एएसआई सर्वे की टीम गुंबद के अंदर और ऊपर चढ़कर 3D इमेजिंग और मैपिंग करेगी, जिसको लेकर चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर रखी जा रही है। वहीं खुफिया विभाग सहित जांच एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर हैं। रायबरेली में इंडिया वॉइस की खबर का दमदार असर देखने को मिला है। दरअसल एक कलयुगी पिता ने अपनी 2 माह की मासूम बच्ची को नशे की हालत में मां की गोद से छीनकर जमीन पर पटक दिया था। बताया जा रहा है कि वह घर में बेटी के पैदा होने से नाराज था। नवजात गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं जब इंडिया वॉइस ने इस खबर को दिखाया तो पुलिस ने जल्दी एक्शन लेते हुए कार्रवाई की और आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। बुलेटिन में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे अगली खबर की। उत्तर प्रदेश सरकार में 5 बार कैबिनेट मंत्री और राजनीति के शीर्ष नेता पंडित हरिशंकर तिवारी की शनिवार को जयंती मनाई गई। इस अवसर पर उनकी प्रतिमा की स्थापना की गई। प्रतिमा का अनावरण जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने किया। इस मौके पर पंडित हरिशंकर तिवारी जी के दोनों बेटे भी मौजूद रहे। देखिए एक रिपोर्ट। स्वर्गीय पंडित हरिशंकर तिवारी का निधन 26 मई 2023 को हो गया था। वो लंबे समय से बीमारी से ग्रस्त थे। उनके पुत्र कौशल तिवारी और विनय शंकर तिवारी के द्वारा उनकी जयंती के अवसर पर उनके पैतृक गांव टांडा बड़हलगंज नेशनल पीजी कॉलेज में मूर्ति की स्थापना की गई। स्वर्गीय हरिशंकर के छोटे बेटे पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी ने बताया कि पिताजी का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। लोगों की मदद करना, विकास को अपना मुद्दा बनाना उनकी विशेषता थी। उनका जीवन प्रेरणा का स्रोत है, इसलिए उनकी प्रतिमा की स्थापना कराई गई है। इस कॉलेज के प्रबंधक और इस क्षेत्र में कई बार प्रतिनिधित्व करने वाले स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी जी का जन्म दिवस होता था और उस जन्म दिवस के अवसर पर आज उनकी प्रतिमा का अनावरण हो रहा है और उसी के में जो शंकराचार्य जी महाराज हैं उनके प्रतिनिधि के रूप में, चूंकि चातुर्मास है, चातुर्मास में संत लोग अपने स्थान छोड़कर कहीं जाते नहीं हैं, इसलिए उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को भेजा है और स्वयं 1 बजे ऑनलाइन जुड़ेंगे और वो प्रतिमा का अनावरण करने का काम करेंगे। उनका एक व्यक्तित्व अभी हमने पहले भी अपने स्वागत भाषण में हमने कहा कि जितनी भी बात थी इस क्षेत्र के विकास के लिए, उनके दिल में सदैव एक मंशा रहती थी कि किस तरह से चिल्लू पार का विकास हो और उसके लिए उन्होंने एक रेखाएं खींच रखी थी। उस रेखा में बराबर रंग भरने का काम करते थे, विकास रूपी रंग भरने का काम करते थे। चाहे वो बाढ़ की समस्या हो, चाहे वो सड़क की समस्या हो, विद्यालय की समस्या हो, विद्युत की व्यवस्था हो, रोजगार की समस्या हो, इन सभी चीज़ों पे वो उनका प्रयास रहता था कि चिल्लू पार के लोगों को किसी तरह की कोई समस्या ना हो। साथ ही साथ जो लोग भी जहाँ भी रहते थे उनको सहयोग करने की भावना उनके अंदर सदैव विद्यमान रहती थी। स्वर्गीय पंडित हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा कुशल कारीगरों के द्वारा कांस्य की धातु से तैयार की गई है, जिसे जयपुर में तैयार करवाया गया है। 1975 का दौर जेपी आंदोलन का दौर था। इंदिरा गांधी की सरकार थी। जयप्रकाश नारायण के समर्थन में नेता ही नहीं बल्कि जनता भी अपनी आवाज को मुखर कर रही थी। सदन से लेकर छात्र संघ तक युवा आंदोलित थे और ये वो दौर था जब पूर्वांचल की
तो आंदोलन का तरीका और भी तल्ख हो गया। जेपी के सिद्धांतों की लड़ाई गुटबाजी में बदल गई। ब्राह्मण और ठाकुर के धड़े में बटे युवाओं के जब एक गुट ने हरिशंकर को अपना नेता मान लिया तो वो तिवारी हो गए और ये उनके राजनीतिक जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद उन्होंने चिल्लूपार विधानसभा सीट से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत वर्ष 1985 में की और 2007 तक लगातार उस सीट से विधायक रहे। साल 2007 के बाद उनका राजनीतिक ग्राफ नीचे आने लगा और साल 2012 में वो चुनाव हार गए। हालांकि वर्ष 2017 में उन्होंने बीएसपी सीट से अपने बेटे विनय शंकर तिवारी को टिकट दिलवाया और खुद भी जीत गए। यही वजह है कि आज भी लोग पंडित हरिशंकर तिवारी को एक जन नेता के तौर पर याद करते हैं। माननीय हरिशंकर तिवारी जी के साथ 10 साल से हम लोग साथ में रहे और माननीय पंडित हरिशंकर तिवारी जी जैसा नेता ना पैदा हुआ ना होगा और हम लोगों के गुरु थे, हम लोगों के अभिभावक थे वो, और उस तरह से कोई अब नहीं होगा। पंडित हरिशंकर तिवारी हम लोगों के श्रद्धेय थे और हर एक कार्यक्रम, कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं कोई कि एक बार बुलाने पर वो न आ जाएं। ऐसे महापुरुष को मैं बार बार सत नमन करता हूँ कि ऐसा पुरुष न हुआ है, न होगा, न होने की संभावनाएं हैं। वर्ष 1980 से ही पंडित हरिशंकर तिवारी से जुड़ा हुआ है। वो इतना कर्मठ और निराला व्यक्तित्व के आदमी थे जो एक बार उनसे मिल लेता था दोबारा उसको कभी नहीं भूलते थे। हमेशा गरीबों की मदद करते थे और अन्याय का विरोध करते थे। वो हमेशा जन कार्यों में लगे रहते थे और उनका जनसंपर्क पूर्वांचल के हर क्षेत्रों में बहुत सघन था। प्रदेश में सरकार चाहे किसी की भी रही हो, सभी राजनीतिक दलों को स्वर्गीय पंडित हरिशंकर तिवारी के सहयोग की आवश्यकता पड़ी और यही वजह थी कि सरकार चाहे किसी भी राजनीतिक दल की रही हो, पंडित जी को मंत्री बनाया गया। राजनीति की बिसात पर हरिशंकर तिवारी ने अपनी मोहर इस तरह बिछाई थी कि कोई भी राजनीतिक दल पूर्वांचल की राजनीति में उनको इग्नोर नहीं कर सकता था और यही वजह थी चाहे राजनाथ सिंह हो, कल्याण सिंह हो या फिर मुलायम सिंह यादव, सभी की सरकारों में उनको कैबिनेट मंत्री के पद से नवाजा गया और इस तरह साधारण परिवार में जन्मे एक शख्स ने फर्श से लेकर अर्श तक की राजनीति का सफर अपने दम पर तय किया और 16 मई को अंतिम सांस लेकर इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उत्तर प्रदेश की सियासत के एक बड़े चेहरे और बाहुबली नेता पंडित हरिशंकर तिवारी ने जब 90 साल की उम्र में अंतिम सांस ली और ये खबर लोगों के बीच में सामने आई तो धर्मशाला स्थित उनके आवास पर कार्यकर्ताओं से लेकर समर्थकों की भीड़ लग गई। उनके निधन के बाद पूरे परिवार और उनके समर्थकों में शोक की लहर देखने को मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।